देखिए बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बायोमोलिकुल्स चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा अगर आगे नीट का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ये काम आने वाला है, क्योंकि नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपका आता है, और बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बहुत पूछता है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम बिहार बोर्ड की बात करते हैं या सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो इससे आपका 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा तो सब्जेक्टिव यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे। अगर समझ लो कि ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा तो सब्जेक्टिव इससे तगड़ा क्वेश्चन आने वाला है। उसमें भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो चैप्टर आपका है, ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये सब आपका क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं कुछ आगे इस बायोमोलिकुल्स चैप्टर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कहा जाता है कि बायोमोलिकुल्स की अगर हम बात करते हैं तो बायोमोलिकुल्स जो शब्द हमारे पास होते हैं, तो बायोमोलिकुल्स वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड, बायो एंड मॉलिक्यूल। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायो कहने का मतलब क्या चीज आपके पास हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब एनर्जी होते हैं। यानी कि जैव अणु शब्द का निर्माण 2 अलग अलग शब्द से हुआ है, जैव तथा अणु। इसका मतलब कि जैव यानी जीव या जीवन, या फिर कह सकते हैं जैविक जीवन, ऊर्जा माने ऊर्जा या तो शक्ति। बायो प्लस मॉलिक्यूल शब्द से बायोमोलिकुल शब्द का निर्माण किया गया। अब कहा जाता है कि बायोमोलिकुल्स जो हमारे पास होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में उपस्थित होता है आपका एनर्जी के रूप में। जैसे देखिए, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, लिविंग थिंग्स पदार्थ हैं, उस सभी लिविंग थिंग्स पदार्थ को जीवित रखने हेतु आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा की जब आवश्यकता होती है तो उस ऊर्जा को हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? देखे होंगे कि कोई लोग का भोजन या खाना पीना सही नहीं रहता है तो उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, या तो दुबलापन का शिकार हो जाता है, या तो बहुत सारे उसके आंतरिक बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो कहा जाता है कि आपके शरीर में जहां से एनर्जी मिलता है, आपके शरीर में जो पदार्थ आपको एनर्जी देता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिकुल्स कहते हैं। यानी कि वैसा मॉलिक्यूल्स जो वैसा एनर्जी जो कौन देता है जीवन में, आपको बायोमोलिकुल्स देते हैं। अब देखिए, जो भी चीज हम लोग खाते पीते हैं सभी चीज में कहा जाता है कि आपका बायोमोलिकुल्स की उपस्थिति होते हैं। यानी कि बायोमोलिकुल्स जो आपके जीवन में या जितने भी जीव जंतु होते हैं, गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा इंसान की बात करें या किसी भी जीव या किसी भी जंतु की बात हम लोग करते हैं, तो उसको जिंदा रखने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता जरूर होती है। तो भोजन से उसको क्या प्राप्त होता है भाई? तो भोजन से क्या प्राप्त होता है? बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स कहा जाता है कि ये आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब के रूप में आपके पास ये प्राप्त होते हैं, सोडियम, ये सब के रूप में आपके पास प्राप्त होते हैं। यानी कि आपके शरीर में बायोमोलिकुल्स की अगर उपस्थिति है तो कह सकते हैं कि आपके शरीर में कार्बन है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। यानी कि हमारा शरीर जो है ये एलिमेंट से मिलकर के बना है। अब बायोमोलिकुल्स की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर छोड़ो जानवर की बात ना करके इंसान पर चलते हैं, इंसान पे ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा जीवन में कहा जाता है कि हमें बायोमोलिकुल्स की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि जितने भी बायोमोलिकुल्स पदार्थ हम लेते हैं वो कहा जाता है आपके पास कि विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं।
फिर ये सभी चीज जो हमारे पास हैं ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि ये सब भोजन का एक ऐसा मतलब कि माध्यम है जिसके कारण हमें हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो शरीर में ऊर्जा लेने के लिए यानी शरीर में ऊर्जा बनाने हेतु हम लोग जो वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाता है क्या चीज, बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि जीव जंतु को जीवित रखने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को देने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे समझ लो आप चावल खाते हो तो चावल में आपका एक बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। दाल खाते हो, दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। आप चोखा खाते हो, इसका मतलब चोखा आलू से बना है, उसमें फैट्स की मात्रा होती है। अब फैट्स की जब मात्रा उपस्थित है तो भी एक प्रकार का क्या चीज है, बायोमॉलिक्यूल्स है। यानी आराम से हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बायोमॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ी ही क्या है, महत्व है। अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी एलिमेंट्स के रूप में आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। फिर आपके पास होता है विटामिन के रूप में, फिर आपके पास होते हैं प्रोटीन के रूप में, फिर होता है आपके पास एमिनो एसिड के रूप में। यानी बहुत सारे ऐसे ही आपके पास होते हैं जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब समझिएगा बायोमॉलिक्यूल्स के कारण ही हमारा शरीर में ग्रोथ होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, कमजोरी खत्म हो जाता है, रोग बलाई नहीं होता है। अगर बायोमॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में नहीं हो तो हमारे पास कह सकते हैं कि कमजोरी आ जाएगा, खून का बनना बंद हो जाएगा, फिर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। एक बात इसमें और बताते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे शरीर के अंदर में उपस्थित होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, समझ गए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मारे जूस पिए तुरंत एनर्जी आ गया, समझ गए। ऐसा नहीं है कि तुरंत काजू खाए और तुरंत बॉडी बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो जैसे आप खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं आपके शरीर में जाकर के केमिकल रिएक्शन करता है, समझ गए। और केमिकल रिएक्शन के माध्यम से आपको एनर्जी देता है। तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं आपके शरीर में, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स जो आपके अंदर में केमिकल रिएक्शन होते रहता है, टूट करके एटम मॉलिक्यूल्स आपको जो एनर्जी देने का काम करता है, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स आपस में रिएक्शन करते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब अपने अंदर में रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के बाद आपके लिविंग बॉडी को यानी लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म को वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो दैनिक जीवन में बायोमॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा ये एप्लीकेशन है। अब समझिए बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें केमिस्ट्री इसमें एक पार्ट बना दिया गया है केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, कि जब हम कोई चीज खाते हैं या केमिकल के स्टडी करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे केमिकल है जो एनर्जी प्रोवाइड अपने आप करते रहता है। तो वो केमिकल जो एनर्जी प्रोवाइड अपने आप करते रहता है, उस एनर्जी के लिए एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है, एक आप ब्रांच ही कर सकते हैं साइंस का बना दिया गया है, जिसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, उस बायोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन के बारे में जहां पर स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसका एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि वहां पे हजारों करोड़ों रिएक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अब देखिए बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल, जिसको हम जैविक कहते हैं, जीव जंतु का जीवन। जीव जंतु का जीवन कब तक मतलब उपस्थित है, जब तक उसके शरीर में क्या चीज है, एनर्जी है।
जब उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो बताइए जीव जंतु क्या चल फिर सकता है? लिविंग थिंग्स कितना दिन तक रहेगा? 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, उसके बाद अपने आप गुलबी घाट चल जाएगा। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? बायोमोलिकुल्स। और बायोमोलिकुल्स के रूप में हम लोग क्या खाते हैं भैया? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, एमिनो एसिड। और ये सभी चीज में पाया जाता है कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी चीज उपस्थित होते हैं ये सभी बायोमोलिकुल्स में। कोई दिक्कत? चलिए, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसमें कुछ बायोलॉजी का पार्ट मिलेगा। देखिए बाबू, बायोमोलिकुल से रिलेटेड यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कुछ, जो कि आप यहाँ पर जानते होंगे कुछ कुछ बात और कुछ कुछ बात नहीं जानते होंगे, फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, एक यहाँ पे वर्ड आया है बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है जरा सा समझिएगा। कहा जाता है कि केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन के स्टडी करने के लिए यहाँ पर लाखों करोड़ों रिएक्शन को बताया गया है। एक ब्रांच बता दिया गया है कि इस पदार्थ को किससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कौन से पदार्थ से क्या। यहाँ पे काम चलते रहता है हमेशा। यानी कि जितने वैज्ञानिक लोग होते हैं वो अपना एक अलग अलग नया रिएक्शन डेली खोज करते रहते हैं, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि इससे पहले की बात है, आज से 15-20 साल पहले की बात, कि पहले सांप काट लेता था तो देखते होंगे कि इंसान बड़ा कम बचता था, उसको झाड़ फूक किया जाता था। लेकिन इधर क्या हुआ, 10 साल में ये प्रोग्रेस हुआ है कि अब सांप काटता है तो उसका एंटीडोट दे दिया जाता है और वो इंसान बच जाता है। यानी कि जो रिसर्चर लोग हैं वो पता किया कि सांप के विष में कौन सा एसिड पाया जाता है या किस प्रकार के वो मतलब कि इसमें लार पाए जाते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे ही होमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है, ब्लड से रिएक्शन करता है, तो वो तुरंत उसका असर हमारे शरीर में देखने को मिलता है। एक बार की बात है, जो सांप के डंक में यानी कि सांप का जो जहर होता है, उस जहर को सिरिंज के माध्यम से एक सेव में डाल दिया गया। अब उस सेव में डाला गया और अचानक कोई उधर से लड़का आता है, रखा हुआ रहता है और उसको खा जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि सांप का जो विष था, सांप का जो डंक है यानी विष जो है, वो एसिड कहा जाता है कि होमोग्लोबिन यानी हमारे शरीर में उपस्थित खून होमोग्लोबिन से रिएक्शन करके वो ज़्यादा जहरीला बन जाता है, समझ गए। और ज़्यादा जहरीला होने के कारण हमारे शरीर में फैल जाता है और सांप काटने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन वो कितना समय तक? तो मात्र 4 घंटा तक वो जीवित रह सकता है, 3 से 4 घंटा वो जीवित रह सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर उसको एंटीडोट नहीं दिया गया तो हो सकता है कि सांप के विष पूरा शरीर में फैल जाए और वो क्या हो जाए, उसका मृत्यु हो जाए। लेकिन वो सेब जो इंसान खाया था उसका मृत्यु नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तब बताइए। कहा जाता है कि जो सांप का जो वो था विष था, वो सेव में डाला गया था। वो सेव को क्या किया गया, खाया। खाने के बाद वो शरीर में यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड प्रेजेंट है, जो कि अच्छे चीज को पचा देता है। हमारे शरीर में नमक की भी मात्रा है, पानी की भी मात्रा है। जैसे ही वहां पर जाता है तो कहा जाता है कि वो जो विष था वो न्यूट्रल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। आपको पता नहीं चलेगा, हमको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आंतरिक रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद वो सेव खाने वाला बच्चा को कुछ नहीं, नॉर्मल वो रहता है, समझ गए। यानी कि सांप जब काटता है तो वहां पर देखते होंगे, कहता है लोग कि सबसे पहले वहां का खून बाहर निकाल दीजिए, काट करके खून बाहर निकाल दीजिए, बांध दीजिए कि उसका विष फैले नहीं। अब आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे ही सांप डंक मारता है, सांप काटता है, तो होमोग्लोबिन खून से रिएक्शन करता है उसका विष, और आपके पूरा रक्त संचार होते रहता है शरीर में, चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब सेव खाया तो बताइए विष का कुछ असर है हमारा खून से संबंधित कुछ है नहीं, उसका तो भाई अलग अलग पाइप बना हुआ है हमारे शरीर में, उस पाइप के माध्यम से यहाँ गया सगरो चल गया, तो इस कारण से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यही सब काम होते रहता है, रिसर्च होते रहते हैं कि कौन सा पदार्थ को कब रिएक्शन करवाया जाए, कैसे रिएक्शन करवाया जाए, कि हमारा कुछ नया शोध मिलता जाए। अब देखिए,
कहा जाता है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बायोमॉलिक्यूल्स में बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बात किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आंतरिक रिएक्शन के बारे में बताया गया है। इंटरनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन होते हैं खाने पीने से, जैसे आप बताओ, आपको पता है कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, आपको पता है कि दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन हमारे शरीर में जब प्रोटीन जाता है तो ऐसा कभी फील होता है कि टूट के हमारा प्रोटीन दे रहा है, वो ऐसा नहीं फील होता है। यानी कि वो आंतरिक रूप से वो रिएक्शन करते रहता है, समझ गए। तो अब यहां पर कहा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री या बायोमॉलिक्यूल्स का फादर किसे कहा जाता है? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग, समझ गए, कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। अब देखते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स आर पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट कौन आपका है? ये बायोमॉलिक्यूल्स है। लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी हमें प्रदान होता है वो हमारे शरीर के अंदर में बहुत ही लार्ज स्केल पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में हमारे शरीर के अंदर उनका रिएक्शन चलते रहता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। इस कारण से हमारे शरीर में एनर्जी मिलते जाता है और हम क्या करते हैं, इसीलिए कहा भी जाता है कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को तो ना नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी आया, हम बक रहे हैं, समझ गए। अगर एनर्जी खत्म हो जाता, हमारा क्या हो जाता, डाउन हो जाता, यानी बकैती कम हो जाता है। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है इसको ना हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। एनर्जी को बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, रूपांतरित किया जाता है। अब देखा जाए, अब कहा जाता है कि बायोमॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल, ये बायोमॉलिक्यूल्स आप लोग कुछ समझ रहे होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अब यहां से समझ में आना शुरू हो जाएगा। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा पाने के लिए हम जो बायोमॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स होता है बाबू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, हार्मोन्स, ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चीज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये सभी चीज जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इज क्या, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन इज बायोमॉलिक्यूल्स, एंजाइम इज बायोमॉलिक्यूल्स, लिपिड इज बायोमॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स इज बायोमॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल्स, यानी ये सभी आपका बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कहा जाता है कि ये बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं ये स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यानी कि इनके पास ऐसा लक्षण होता है कि एनर्जी को ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और समय आने पर आपका जहां पे एनर्जी खत्म होता है वहां पर वो पहुंचा देता है। यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में एनर्जी बनाता है और एनर्जी स्टोर करके भी रखता है और एनर्जी एक्सचेंज भी करता है, समझ गए। खाए पिए नहीं रहिएगा, देखिएगा कभी किसी पर गुस्सा कर दीजिए, अपने आप गस्ती आ जाता है ना, मैंने घुमारी लगा गिर गए। ऐसा क्यों? आपके शरीर में एनर्जी नहीं था, आप जबरदस्ती फोर्स लगा दिए, आप तुरंत चिताने पड़ गए। ये देखिएगा कोई कमजोर आदमी का, परसों लड़ाई वहां पे कर रहा था, भोरे भोरे देख रहे हैं वो आदमी है जो एकदम मतलब ऐसी कमजोर है, इंटरनली देखने में ठीक ठाक लग रहा था, उसका पैर थरथरा रहा है, ऐसे लड़ाई कर रहा था। हमको लेकर 4 फाइट मार देगी तो बेचारा मर जाती है, समझ गया। मैंने लड़ाई हो रहा है तब थरथरा रहा है उसका पैर, हम मारे ऐसे से कर रहा है, समझ गया, क्या आज मार दो, हम कल कोई टंगवा पर मार दिया तो बेचारा टूट जाएगा, समझ गया। मैंने अंदर से उसको एनर्जी नहीं है लेकिन बाहरी एनर्जी लगा रहा है, लाव रेल दही हुआ जी। देखिए, तो यही कहा गया कि जैव अणु का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट आप कहां से प्राप्त करते हैं? चावल से प्राप्त करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं चावल से प्राप्त किया जाता है और कहा जाता है कि ये मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मीठा होता है।
चीनी में भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। प्रोटीन आपका दाल में उपस्थित होते हैं, सोयाबीन में उपस्थित होता है, अंडा में उपस्थित होता है, मुर्गा मछली में भी उपस्थित होता है। फिर इंजाइम्स आपका जो लार होता है, हमारा जो लार होता है, ये लार का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके मुंह में लार ज़्यादा बन रहा है तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका शरीर में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी का झलक आपके शरीर में नहीं दिखाई देगा। लेकिन इंजाइम अगर बनना बंद हो जाए, समझ गए, तो हो सकता है कि आपके शरीर में कोई कुछ बड़का ट्रबल आने वाला है, दिक्कत आने वाला है। यानी कि इंजाइम जो है ये आपको सबसे पहला चीज कि इंजाइम आपके मुंह में नहीं रहेगा तो आपको खाने का मन नहीं करेगा। रोटी चिबाते हैं, कभी देखे हैं ऐसा? रोटी चिबा रहे हैं, चिबा रहे ऐसा हुआ है बहुत बार, देखिएगा उसमें। देखिए, अरे कभी घर पे एकांत में परिवार के सामने नहीं ना तो पूछ देगा क्या करना है, एकांत में खाते अपन चीज देखे में क्या दिक्कत है। एक बार मैंने उतना बड़का सलमान खान होकर बेचारा का च्युइंगम गिर गया नीचे से, उठा के डाल लिया। बताओ, तो हम लोग तो भाई आम आदमी हैं, तो कुछ नहीं करना, जाइएगा घर पे रोटी सब्जी लीजिएगा, समझ गए, या रोटी लीजिएगा ऐसे ही कुछ करके देखिएगा, वो रोटी में चारों तरफ पूरा लार रहेगा, रहता है ना। तो थूक में हमारा क्या होता है? लार होता है। अब लार में इंजाइम पाए जाते हैं। इंजाइम का क्या काम है कि जितने मस्तिष्क उसको बसलोगे ना, वो क्या करता है कि उसमें से एनर्जी यहीं पे निकाल देता है, समझ गए, और वो सुक्रोज यानी कि ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, सुक्रोज के रूप में बदल दिया। देखिएगा ज़्यादा देरी तक रोटी चिबाइएगा तो रोटी मीठा लगने लगता है ना। इसका मतलब है कि आपका भोजन पूरा इंजाइम्स उस रोटी में मिल चुका है, बस नीचे जाएगा, तुरंत बढ़िया से डाइजेस्ट होगा। घर में बूढ़ा बुजुर्ग आदमी देखना कहता है कि बाबू रोटी खाई घड़ी आराम से खाए के चाहिए, चिबा चिबा के खाए के चाहिए। ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि खाना आप चिबा चिबा के खाइएगा ना तो आप तो खाना के आनंद लेवे कीजिएगा, और आपके पेट में जैसे ही खाना जाएगा पूरा इंजाइम्स युक्त रहेंगे, लार्वा युक्त रहेगा, और आपके पेट में जाने के बाद वो जल्दी क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, पेट खराब नहीं होगा, अनपच वगैरह नहीं होगा। लेकिन आजकल के भाग दौड़ के जिंदगी में लाओ चम्मच ढुकाओ मुंह में, लाओ चम्मच ढुकाओ मुंह में, समझिए, मैटर इज खत्म ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में पहला चीज क्या आया था बाबू? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जरा पढ़ते हैं, नाम नहीं ले रहा है। देखिए बाबू, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग इससे पिछले बार पढ़े, पिछले क्लास में पढ़े या पिछले टॉपिक में पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट्स था एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल से हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, समझ गए। कुछ खाइए पीजिए। देखिए, मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा होता होगा आपके पास कि ऐसा तुम लोग के साथ नहीं होता होगा, हम लोग के साथ हुआ था। क्रिकेट हम लोग खेलते थे बहुत एकांत में, एकदम शरीर में एनर्जी नहीं बचता था कि अब पानी कहाँ से पिए, तो नदी का पानी इसे चूरू से पीते थे तो बड़ा एनर्जी फील होता था, समझ गए। यानी कि अगर आपका शरीर में एनर्जी एकदम डाउन होते जा रहा है और कोई चीज़ खाने पीने वाला चीज़ को अगर आप खाते पीते हैं तो आपको तुरंत ऐसा फील होता है कि हमारे शरीर में एनर्जी मिल चुका है। वो भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर ये एनर्जी फास्ट रिलीज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि जितना जल्दी ये एनर्जी आपके शरीर में रिलीज करेगा उतना ही जल्दी एनर्जी आपका डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देता है। देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ से भूखल आप जाते होंगे 11-12 बजे घर पे, तो भूख लग जाता होगा, खाते होंगे तो लगता होगा कि अब एनर्जी शरीर में आया है, नहीं, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा के बाद लगता होगा कि सब एनर्जी खत्म। ऐसा होता है ना। इसका मतलब है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। चावल को दिन में इसीलिए खाया जाता है, न कि रात में। लोग, डॉक्टर भी कहता है कि रात में चावल नहीं खाइएगा, क्योंकि मान लिया जाए कि 9-10 बजे आप खाना खाते हैं, 10 बजे, और रात में आप सोते कब हैं? मान लीजिए कि 6-7 बजे तक, 6 बजे तक, तो आपका जो चावल है ये कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित होता है, ये 2-3 घंटा में चावल डाइजेस्ट हो जाते हैं।
आप बिहने जब उठिएगा तो आपको शरीर में अंदर से कमजोरी फील लगेगा कि हमारे शरीर में भोजन की कुछ अंशें नहीं है। इसका मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जितना जल्दी आपको एनर्जी देता है उतना ही जल्दी ये एनर्जी अपना डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर टाइप ऑफ बायोमोलिकुल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का क्या चीज होता है, बायोमोलिकुल्स होते हैं जो हमें और हमारे शरीर को, जीव जंतु को क्या देता है, एनर्जी देता है। दीज इंक्लूड कंपाउंड लाइक शुगर, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में शुगर प्राप्त होता है, स्टार्च पाए जाते हैं, ग्लाइकोजेन होता है, सेलुलोज होता है, गम होता है। यानी कि चीनी जो हम लोग खाते हैं, मीठा चीज जो खाते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्टार्च जो आपके पास होता है वो स्टार्च भी कहा जाता है कि आपके पास एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्लाइकोजेन, सेलुलोज जैसे कह सकते हैं, पत्ता उत्ता कह सकते हैं, चाहे तो ये लकड़ी का छिलका नहीं होता है उसको हम सेलुलोज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है उसका छिलको, जैसे मान लीजिए नेनुआ काट रहे हैं, ऊपर से इसे छिलते हैं ना, तो छिलकावा जो होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। समझ गए? कोई लोग देखना गांव देहात का जो होता है, जो पढ़ा लिखा आदमी है वो जानता है कि इसमें क्या गुण है, इसको बना देता है, समझ गए, उसके बाद खाता है। इससे आपका पेट साफ रहता है। सेलुलोज युक्त चीज खाने से आपका जो अपेंडिक्स वगैरह होते हैं उसमें भार पड़ता है और आपका अपेंडिक्स हल्का काम करता है। यानी कि शरीर में सब पार्ट है जो काम करते रहता है, एक पार्ट ऐसा है जो आपका काम नहीं करता, वो कौन है, अपेंडिक्स। ये चीज बनाया गया था अपेंडिक्स किस लिए, कि अगर हम कोई घास भूसा कच्चा पदार्थ खाते हैं, समझ गए, जैसे मान लीजिए कहीं मुर्गा चिवा गए कच्चे, समझ गए, तो भाई पचेगा कैसे, तो ये पचावेगा, समझ गए। अगर मान लीजिए कि कहीं पे आकड़ काकड़ खा लिए या तो मान लीजिए कच्चा सामान कोई चीज खा लिए, तो ये कौन पचावेगा, ये अपेंडिक्स पचावेगा, समझ गए। अब यहां पर कहता है कि दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहां से प्राप्त करते हैं, एनिमल और प्लांट से, यानी कि जानवर से भी हम कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कर सकते हैं और प्लांट से। दूध के रूप में, दूध मीठा लगता है तो वो आपका क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें, यानी कि एनिमल और प्लांट दोनों से हम कार्बोहाइड्रेट्स को प्राप्ति कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आपको मिल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल की प्लांट सिर्फ की एनिमल सिर्फ की बोथ, फिर की और कुछ डाल देता है, 4 गो ऑप्शन देगा घिसिट पिसिट के, तो क्या मारना, एनिमल एंड प्लांट। फिर देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स प्ले ए वाइटल रोल इन द आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में कहा जाता है कि आपके पास हमारे दैनिक जीवन में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये जीवन शक्ति का कार्य करता है। यानी कि अगर मान लिया जाए 6-7 दिन तक आपको रोटी खिलावे तो मन एकदम पगलाए लगता है, नहीं लगता है कि एकदम ओकरों में दिक्कत है, तो इसीलिए बनाया गया है चावल और एक टाइम रोटी। समझ गए कि एक टाइम कार्बोहाइड्रेट्स खाइए और एक टाइम आप कौन सी खाइए, प्रोटीन खाइए। रोटी में प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, ये सब गुण होता है। अब देखिए, कहता है इट इज ए नोन एज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बो, समझो यहीं से बना है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन को यहां से उठा लिया कार्बो और यहां से उठा लिया हाइड्रेट, ये बन गया कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो बने हैं ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है, यानी कि कार्बन का जो हाइड्राइड बनता है, कार्बन का हाइड्राइड यानी कार्बन और H2O की उपस्थिति होने के कारण ये कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। यानी कि जितने कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ होंगे उस सभी पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति होगी, हाइड्रोजन की उपस्थिति होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके आपका क्या चीज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए कहता है कि CxH2O बाई, देख लो CxH2O बाई, अगर हम X और बाई का वैल्यू अगर हम 6 रखें तो C6H12O6 का बन गया, ग्लूकोज।
बना, यानी कि x और y का वैल्यू क्या हम रखे थे 6 रखे थे, x और y का वैल्यू 6, यानी कि आपका यहाँ पे x और y जो लिखा हुआ है ये कोई संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कुछ जो हमारे पास ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि फार्मूला पे फिट नहीं आते हैं फिर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ कुछ ऐसे भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फार्मूला में नहीं होता है लेकिन उसका आपका कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में वो पाया जाता है। इस रूप में नहीं रहेंगे फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये दो ऐसा एक्सेप्शन है वो लिखवा देंगे, एक होता है एसिटिक एसिड और एक होता है रेफिनोज। समझ गए। अब देखा जाए जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है CXH2O, यानी कि CXH2O, अर्थात कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन तत्व की उपस्थिति होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी CXH2O के रूप में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर कहा जाता है, विशाल कुमार अभी झोला मत सरिया, ये देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव कहने का मतलब है कि जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, जैसे मान लिया जाए कि ओने से कोई लाइट आ रहा है और एने से ही कुछ लाइट को मूव करने के लिए कोई एनर्जी लगा दिया जाए। जैसे मान लो कि इधर से लाइट आ रहा है, इन्हें रोक दिए तो हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। समझ गए। यानी कि प्रकाशीय, जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं प्रकाशीय ध्रुवीय गुण, ध्रुवीय गुण, यानी कि जो प्रकाश का गुण है आने का जाने का, उसको क्या कर सके, रोटेशन कर सके, मूव करा सके। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब्सटेंस विच गिवन दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हम पानी में कार्बोहाइड्रेट्स को डालेंगे तो हमको प्राप्त होगा या तो कीटोन या तो क्या चीज, एल्डिहाइड। यानी कि भैया जब इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो या तो ये कीटोन बना सकता है, नहीं तो ये CHO बनाएगा ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से या तो कीटोन बना दे या तो एल्डिहाइड बना दे। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी के रूप में हो सकता है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारा, तो ये तो 2 या 2 से अधिक कीटोन बनावे या 5-6 गो एल्डिहाइड बना दे। समझ गए। तो इस भाषा को हम इस्तेमाल करेंगे डिफिनेशन लिखने में। समझ गए। ये अंग्रेजी मीडियम और ये वाला हिंदी मीडियम। चलिए ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्लास सिखाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि ये सब चीज बताएंगे आपको।